हेलो मेरे चैंपियंस। तो कैसे हैं भाई आप लोग? बढ़िया ही होंगे। तैयारी भी आपकी बहुत अच्छी चल रही होगी। जैसा कि आपको पता है कि हमने 15 मिनट की एक रिवीजन सीरीज शुरू करी है और उस रिवीजन सीरीज में कुछ चैप्टर्स को हम लोग ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। अब एक एक करके कहीं ना कहीं हम सारे चैप्टर्स को खत्म करेंगे। और मैं आपको बता दूं, जो मैं 15 मिनट की सीरीज में इधर करवाता हूं, इसकी नोट्स विद्याकुल ऐप पर मिलेगी, ठीक है ना। और अगर आप बहुत डिटेल में पढ़ना चाहते हो तो विजय रिलोडेड बैच भी ज्वाइन कर लो, क्योंकि वहां हम पढ़ा भी रहे हैं, ठीक है ना। तो भाई रिवीजन की अपन शुरुआत करते हैं। अब देखना आप, तो 15 मिनट में हमें करना है रिवीजन भारत में राष्ट्रवाद का। तो सबसे पहले हम समझेंगे राष्ट्रवाद क्या होता है। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि क्या क्या आज के इस 15 मिनट में हम सीखने वाले हैं। तो पहला राष्ट्रवाद के उदाहरणों को समझेंगे। भारत में राष्ट्रवाद के विकास के कारणों का विश्लेषण कर सकेंगे। महात्मा गांधी के प्रमुख आंदोलनों का क्रमवार वर्णन कर सकेंगे। असहयोग एवं सविनय अवज्ञा आंदोलन के कारण, घटनाएं और परिणाम को बता सकेंगे। हम बता सकेंगे कि क्यों ये सारे आंदोलन हुए और क्या इनका घटनाक्रम रहा, क्या इनका परिणाम निकल के आया। विभिन्न सामाजिक वर्गों की भूमिका को समझ सकेंगे और बोर्ड परीक्षा में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों का उत्तर आत्मविश्वास से दे सकेंगे। मैं गारंटी लेता हूं कि 15 मिनट अगर आप यहां इस क्लास को अटेंड करते हो तो 15 मिनट में तुम्हारा इतना कुछ तैयार हो जाएगा कि तुम्हारे अंदर आत्मविश्वास तो आ ही जाएगा। कोई भी टीचर पढ़ाएगा, कहीं भी स्कूल में पढ़ोगे तो तुम्हें ये बात क्लियरली पता रहेगी कि तुमने ये चैप्टर पढ़ा हुआ है और तुम्हारे सारे टॉपिक्स तैयार हैं। बिना ज़्यादा समय लिए हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं चैप्टर की टाइमलाइन। अब ये टाइमलाइन क्या है? इस टाइमलाइन का मतलब है कि आप देखोगे ये सारी डेट्स इंपॉर्टेंट है। 1915 में गांधी जी भारत लौटे। 1917 में चंपारण सत्याग्रह हुआ। स्क्रीनशॉट लेकर के रख लेना, काम आएगा बोर्ड एग्जाम में, यहाँ से हर साल क्वेश्चन आता है। 1918 में खेड़ा युवा में अहमदाबाद आंदोलन। 1919 रॉलेट एक्ट जलियांवाला बाग हत्याकांड। 1920 असहयोग आंदोलन। 1922 चौरी चौरा की घटना। 27 में साइमन कमीशन भारत आया। 1928, ठीक है रहेगा ये, 1928 में साइमन कमीशन भारत आया। 1929 में पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव पारित था। 1930 में दांडी यात्रा एवं सविनय अवज्ञा आंदोलन। 1931 में गांधी अरविंद समझौता, ठीक है ना। तो ये पूरी प्रक्रिया रही। क्लियर है? अब आगे समझेंगे तो सबसे पहले टर्म आती है हमारे सामने कि भाई राष्ट्रवाद क्या है। तो राष्ट्रवाद को समझ लेते हैं। राष्ट्रवाद वह भावना है जिसके कारण किसी देश के नागरिक अपने राष्ट्र के प्रति प्रेम, सम्मान, निष्ठा तथा बलिदान की भावना रखते हैं। जब आपके मन में अपने देश के प्रति प्रेम उत्पन्न हो जाए, आपको लगे ये आपका देश है, तब आपके अंदर जन्म होता है एक भावना का, जिस भावना को हम कहते हैं राष्ट्रवाद। बहुत साधारण शब्दों में बताऊं तो देश के प्रति जो आपके मन में प्रेम है, उसी प्रेम को हम राष्ट्रवाद कहते हैं। और इसको हम लोग किन किन और बातों से संदर्भित करते हैं? तो आप देखोगे समान पहचान, अगर आपकी पहचान समान है, समान उद्देश्य है, स्वतंत्रता की इच्छा है, राष्ट्रीय एकता है। अब समान पहचान कैसे होगी? किसी ने मुझसे पूछा मैं भारतीय हूं, तुमसे पूछा तुम भारतीय, किसी और से पूछा वो भारतीय, तो सबकी पहचान कैसी है? समान है, राष्ट्रीय एकता है, आप सब एक हो। इस भावना को ही हम क्या कहते हैं? राष्ट्रवाद कहते हैं। अब भारत में इस भावना का उदय कैसे हुआ? तो आपको पता है कि अंग्रेजों ने भारत में एक लंबे समय तक शासन किया, भारत के लोगों का शोषण किया। अगर आपके दुश्मन समान हो तो आप मित्र बन जाते हो। सेम स्थिति ऐसी हुई कि हमारा दुश्मन समान था, मेरा तुम्हारा सबका दुश्मन समान था, अंग्रेज थे, और इसीलिए भारतीयों के बीच में एकता की भावना जागृत हुई। देखना, भारत में राष्ट्रवाद किसी एक घटना से उत्पन्न नहीं हुआ या अनेक घटनाओं का परिणाम था। धीरे धीरे करके बहुत सारी घटनाएं हुई, अंततः लोगों के मन में राष्ट्र के प्रति प्रेम जागृत हुआ। तो अंग्रेजों द्वारा आर्थिक शोषण किया गया, राजनीतिक दमन किया गया, सामाजिक असमानता थी, सांस्कृतिक जागृति और राष्ट्रीय नेताओं का नेतृत्व, जन आंदोलनों की सफलता, ये सारे ऐसे कारण थे जिसकी वजह से भारत में राष्ट्रवाद की उत्पत्ति हुई। अब अगर लॉन्ग में लिखना हुआ, किसी ने पूछा भारत में राष्ट्रवाद का जन्म कैसे हुआ, क्या कुछ कारण थे, तो उन कारणों को आप लिखोगे इधर। इन सभी ने भारतीयों को एकजुट किया। और फिर आप देखोगे राष्ट्रवाद, तो अपने राष्ट्र के प्रति प्रेम, तीन चीजें इसमें शामिल है। पहला आप देखोगे प्रेम शामिल है कि तुम्हारा तुम्हारे देश के प्रति प्रेम कितना है, एकता की भावना और स्वतंत्रता की भावना, इन सबको मिलाकर के राष्ट्रवाद बनता है। बात करेंगे हम लोग प्रथम विश्व युद्ध की कि प्रथम विश्व युद्ध क्या था। आप देखोगे अगर हम पहले चैप्टर की बात करें तो जहां पर पहले चैप्टर की एंडिंग होती है बाल्कन की समस्या, हमने देखा कि स्राव क्षेत्रों में तनाव उत्पन्न होता है और विश्व युद्ध की स्थिति बन जाती है। वो विश्व युद्ध 1914 से लेकर के 1918 तक चला। प्रथम विश्व युद्ध कहा गया। पूरा विश्व दो गुटों में बट गया था। एक गुट को कहा गया धुरी राष्ट्र, दूसरे को कहा गया मित्र राष्ट्र। ठीक है, धुरी राष्ट्र में जितने भी सेंट्रल पावर्स हैं, जैसे आपने देखा हंगारिया हो गया, हंगरी हो गया, बुल्गारिया हो गया, ये सारे ऐसे हैं। बाकी मित्र राष्ट्र में अन्य शामिल थे। अब आप देखोगे जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ तो चूंकि अंग्रेज भी शामिल थे इसमें और अंग्रेज भारत पर शासन कर रहे थे, इसलिए उसका प्रभाव भारत पर भी पड़ा। भारत में क्या हुआ? आर्थिक प्रभाव। अब आर्थिक प्रभाव में भारत में कर बढ़ा दिए गए युद्ध के लिए, धन जुटाने के लिए। ठीक है, महंगाई बढ़ गई, वस्तुओं की कीमतें दुगुनी हो गई। ये सारा प्रभाव भारत पर पड़ रहा है और भारत की जनता को ये सारी समस्याएं झेलनी पड़ रही हैं। सामाजिक प्रभाव क्या पड़ा? लाखों भारतीय सैनिकों की भर्ती हुई, मतलब भारत के सैनिक भर्ती किए जाते थे, इनको भेज दिया जाता था विदेश, जाकर के युद्ध लड़ो। ग्रामीण क्षेत्रों में श्रमिकों की कमी हो गई और किसानों पर बोझ बढ़ता चला गया क्योंकि टैक्स बढ़ रहा था।
ऐसे ही आप देखोगे स्वास्थ्य संकट आया 1918 में, इन्फ्लुएंजा महामारी फैल गई, बहुत सारे लाखों लोगों की मृत्यु हुई और जनता में असंतोष की भावना थी। तो जनता को लगा कि अंग्रेज केवल अपने लाभ के लिए भारत का उपयोग कर रहे हैं। यहीं से राष्ट्रीय आंदोलन को नई दिशा मिली। जब भारतीयों को ये बात स्पष्ट हुई कि अंग्रेज हमारा शोषण कर रहे हैं, सिर्फ अपना लाभ चाहते हैं, तब लोगों ने अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन करना शुरू किया। और इसी समय वापसी होती है, गांधी जी भारत में आते हैं, ठीक है ना। तो वो समय था 1915 का कि आप देखोगे प्रथम विश्व युद्ध के बाद 1915 में गांधी जी अफ्रीका से भारत लौटे। और गांधी जी जब लौटते हैं तो यहाँ पर सत्याग्रह का प्लान देते हैं। गांधी जी कहते हैं कि सत्याग्रह करो, क्योंकि सत्याग्रह का प्रयोग वो ऑलरेडी कर चुके थे। गांधी जी की एक किताब भी है, माई एक्सपेरिमेंट विद द ट्रूथ, मेरे सत्य के साथ प्रयोग। उस किताब में वो बताते हैं कि किस किस तरीके से उन्होंने कहाँ कहाँ सत्याग्रह किया, क्या क्या कुछ सफल रहा उसमें, ठीक है ना। अब देखो आप, तो सत्याग्रह क्या है? सत्य प्लस आग्रह, मतलब सत्य के लिए आग्रह करना ही क्या कहलाता है? सत्याग्रह कहलाता है। गांधी जी ने इसके बारे में कहा था कि सत्याग्रह किसी भी प्रकार का शारीरिक कष्ट किसी को नहीं पहुंचाता, बल्कि यह आपको आत्मबल देता है, ताकि आप सत्य के मार्ग पर चल सकें और गलत हो रहे कार्यों का विरोध कर सकें। तो सत्य अहिंसा के माध्यम से अन्याय का विरोध करना ही क्या कहलाता है? सत्याग्रह कहलाता है। अब गांधी जी ने मुख्य रूप से 3 सत्याग्रह किए, तीनों की बात कर लेते हैं। पहला चंपारण सत्याग्रह 1917 में किया। नील के किसानों का शोषण हो रहा था, किसानों को राहत मिली। चंपारण है कहाँ? तो चंपारण है बिहार में, ध्यान से समझना। अहमदाबाद मिल हड़ताल 1918 में, तो मजदूरों को कम वेतन मिल रहा था और वेतन बढ़ाने के लिए गांधी जी ने सत्याग्रह किया। 1918 अहमदाबाद। खेड़ा सत्याग्रह 1918 में हुआ। फसल खराब हो गई थी, इसके बाद भी टैक्स जो है वसूला जा रहा था, उसमें छूट नहीं दी जा रही थी, तो गांधी जी ने सत्याग्रह किया और कर को माफ करवाया। तो गांधी जी ने लगातार 3 सत्याग्रह किए और ये तीनों माफ रहे। तो लोगों को लगा कि भाई एक लीडर मिल गया है, ये लीड करेगा लोगों को, और लोग गांधी जी के पद चिन्हों पर चलने लगे। अब फिर ऐसे ही आप देखोगे कि रॉलेट एक्ट, तो 1919 में जब लगातार सत्याग्रह हो रहे थे तो अंग्रेजों को लगा कि हमें इसे रोकना होगा, क्योंकि लगातार इस तरीके से ऐसे विरोध होता रहो तो कहाँ तक कुछ चल पाएगा। अब अंग्रेज एक कानून लेके आते हैं जिसका नाम था रॉलेट एक्ट, 1919 में आया। तो भाई ब्रिटिश सरकार ने यह कानून बनाया जिससे क्या कर सकते थे वो, बिना मुकदमे इसके किसी भी व्यक्ति की गिरफ्तारी हो जाती थी, बिना कारण जेल हो जाती थी, प्रेस पर नियंत्रण पा लिया और नागरिक स्वतंत्रता समाप्त कर दी। गांधी जी ने क्या कहा? इसे काला कानून कहा। और फिर रॉलेट एक्ट का अलग अलग जगह विरोध किया गया, देश भर में हड़तालें हुई, प्रदर्शन हुआ, सभाएं लगाई गई और विरोध मार्च निकाले गए। ये सारे किया गया कि हम लोग क्या करते हैं, इस रॉलेट एक्ट मतलब काले कानून का विरोध करते हैं। और काले कानून का विरोध करने के लिए ही लोग 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर के जलियांवाला बाग में एकत्र हुए थे। कुछ लोग बैसाखी का त्यौहार मनाने भी गए थे और वहीं पर जनरल डायर ने गोली चलवा दी। तो देखोगे जलियांवाला बाग हत्याकांड बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट है। कहाँ हुई थी? अमृतसर में। इवेंट नहीं, इंसिडेंट आप कह लो, ठीक है। इवेंट तो कोई अच्छी चीज होती है, उसको कहते हैं। तो बैसाखी के अवसर पर हजारों लोग एकत्र हुए थे। जनरल डायर ने बिना चेतावनी की गोली चलाने का आदेश दे दिया। सैकड़ों लोग मारे गए और हजारों लोग घायल हो गए। तो अंग्रेजों के प्रति विश्व युद्ध, आप देखोगे अंग्रेजों के प्रति विश्वास जो है समाप्त हो गया भारतीयों का कंप्लीटली। राष्ट्रवाद और अधिक मजबूत हुआ और गांधी जी ने राष्ट्रीय स्तर पर आंदोलन को तेज किया। और अब देखोगे आप कि पूरे भारत के युवाओं के मन में अंग्रेजों के प्रति गुस्सा था और लोग लगातार आंदोलन में पार्टिसिपेट करना शुरू कर चुके थे, ठीक है। अब आप देखोगे फिर उसके बाद गांधी जी ने एक आंदोलन चलाया। गांधी जी ने कहा कि भाई अंग्रेज हमारे साथ अत्याचार कर रहे हैं, इन्होंने ये सब किया हुआ है, तो हम अंग्रेजों का सहयोग नहीं करेंगे। और फिर यहां से शुरुआत होती है असहयोग आंदोलन की। तो आप देखोगे खिलाफत युम असहयोग। अब खिलाफत आंदोलन चल रहा था, इसको मुस्लिम चला रहे थे अंग्रेजों के खिलाफ। क्यों? क्योंकि तुर्की में आप देखोगे वहां के खलीफा के पद को हटाए जाने की संभावना थी। तो ऐसा लगता था कि कहीं ऐसा ना हो तुर्की का विभाजन कर दें अंग्रेज और वहां से खलीफा को हटा दे, इसलिए भारत के मुस्लिम अंग्रेजों का विरोध कर रहे थे। खिलाफत आंदोलन, तो प्रथम विश्व युद्ध के बाद तुर्की के खलीफा की शक्तियां समाप्त हुई। अली बंधुओं ने आंदोलन शुरू किया था और गांधी जी ने हिंदू मुस्लिम एकता के लिए समर्थन किया। और गांधी जी ने इस खिलाफत का समर्थन करके असहयोग और खिलाफत को एक साथ खड़ा किया, ताकि ये मजबूत हो सके, क्योंकि हिंदू मुस्लिम एक रहेंगे तभी हम पूर्ण रूप से अंग्रेजों का विरोध कर पाएंगे। तो असहयोग आंदोलन कब चला? 1920 में। विदेशी वस्तुओं का इसमें बहिष्कार किया गया, सरकारी स्कूल कॉलेज अदालतों का त्याग किया गया, खादी एवं स्वदेशी को बढ़ावा दिया गया। मतलब हम किसी भी तरीके से अंग्रेजों का सपोर्ट नहीं करेंगे, असहयोग करेंगे, सहयोग नहीं करना है हमें, ताकि वो ध्वस्त हो जाएं। पर ऐसा पूर्णतया हुआ नहीं। आप देखोगे 1922 में चौरी चौरा घटना के बाद गांधी जी ने आंदोलन वापस ले लिया। अब चौरी चौरा की घटना थी क्या? गोरखपुर में गांव है चौरी चौरा, वहां पर जो है गुस्साए लोगों ने, जो गुस्साई भीड़ थी उसने थाने को जला दिया था, जिसमें 22 पुलिसकर्मी मारे गए थे। तो गांधी जी ने कहा इस आंदोलन को मैंने शुरू किया है, यह आंदोलन बहुत साधारण होना चाहिए, शांत होना चाहिए, क्योंकि मैं हिंसा का पालन करता हूं, तो अगर हिंसा होगी तो हम इसे समाप्त कर देंगे। और गांधी जी ने इस आंदोलन को वापस ले लिया। ऐसे ही आप देखोगे विभिन्न वर्गों की इसमें भागीदारी रही। कौन कौन से वर्ग शामिल थे?
समझना। राष्ट्रीय आंदोलन में शामिल वर्ग, तो किसान शामिल थे करों से राहत के लिए। जितना भी वर्ग शामिल था, हर वर्ग का अपना लक्ष्य अलग था। गांव में आप देखोगे किसान शामिल थे, और गांवों का नेतृत्व किया था बाबा रामचंद्र ने। याद रखना, गांव में इस आंदोलन का नेतृत्व कौन कर रहे थे? तो बाबा रामचंद्र जी कर रहे थे गांव में। ठीक है। अगर मजदूर की बात करें तो ये चाहते थे बेहतर वेतन, इसलिए शामिल थे। व्यापारी स्वदेशी व्यापार के लिए। और विद्यार्थी क्यों शामिल थे? क्योंकि सरकारी संस्थानों का बहिष्कार कर दिए थे। महिलाएं धरना, विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार कर रही थी। आदिवासी वन अधिकारों की रक्षा के लिए शामिल थे। हर कोई शामिल था, सबके अपने अपने अधिकार थे, सबकी अपनी अपनी आकांक्षाएं थी। मतलब उद्देश्य सबके अलग अलग थे, पर दुश्मन एक था, वो थे अंग्रेज। ठीक है ना। अब फिर आप देखोगे इसी के साथ ही 1928 में आता है भारत में साइमन कमीशन, भारत की स्वतंत्रता की जांच करने के लिए। और लोग साइमन कमीशन गो बैक के नारे लगाते हैं। मैं आपको बता दे रहा हूँ, इधर लिखा नहीं है स्लाइड में, ध्यान रखना। और 1929 में फिर लाहौर में एक अधिवेशन होता है जिसमें पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव पारित होता है। हम कहते हैं कि हमें पूर्ण स्वराज्य चाहिए, पर अंग्रेज एग्री नहीं होते हैं। उसी टाइम डिसाइड किया जाता है कि 26 जनवरी 1930 को हम अपना स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे, पर वो किसी कारणवश नहीं मनाया जाता है। और फिर उस डेट को बाद में सिग्निफिकेंट बनाने के लिए 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू किया जाता है। अलग इंसिडेंट है, बताऊंगा मैं। और ये सारी चीज़ें बहुत डिटेल में पढ़ा रहा हूँ बीजे बेस में। तो तुम लोगों में से जो भी बच्चे पहली बार देख रहे हैं वो पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अगर पीडीएफ का नोट्स चाहिए तो विद्याकुल ऐप डाउनलोड करके यूट्यूब नोट्स का ऑप्शन है, उस सेगमेंट में चले जाओ, वहाँ पर नोट्स मिल जाएगा। और बहुत डिटेल में पढ़ना है तो विजय रिलोडेड अभी चल रहा है, लाइव है, जल्दी से ज्वाइन कर लो। ठीक है ना। अब आप देखोगे 1929 में वो अधिवेशन हुआ। उसके बाद में गांधी जी ने क्या किया था? नमक टैक्स लगा दिया गया। तो गांधी जी ने इरविन को पत्र लिखा था। उन्होंने 11 मांगे रखी थी कि भाई ये हमारी 11 मांगे हैं। उसी में से एक मांग ये थी कि नमक टैक्स को हटा दिया जाए, नमक को कर फ्री कर दिया जाए, क्योंकि हर किसी की आवश्यकता है। और उनको अल्टीमेटम दिया था 11 मार्च तक का, कि 11 मार्च तक का तुम्हारे पास समय है, अल्टीमेटम देते हैं, अगर नहीं हटाया तो हम आंदोलन शुरू कर देंगे। और इरविन ने नहीं हटाया तो भाई गांधी जी ने दांडी की यात्रा शुरू करी। कहाँ से शुरू किया? आप देखोगे साबरमती आश्रम से शुरू किया। कितने लोगों के साथ? 78 लोग थे जब गांधी जी शुरू करते हैं। तो 12 मार्च को शुरू किया था, 6 अप्रैल को पहुंचे थे कहाँ? दांडी पहुंचे थे। शुरू किया था साबरमती आश्रम से और दांडी तक पहुंचे थे। 390 किलोमीटर की लगभग यात्रा थी। ठीक है। और आप देखोगे 24 दिन में इसको गांधी जी ने समाप्त कर लिया था। तो गांधी जी ने नमक कानून बना करके नमक कानून को तोड़ दिया। और जब गांधी जी ने इस कानून को तोड़ा तो पूरे भारत में लोगों ने अंग्रेजों के कानून को तोड़ना शुरू कर दिया। कारण क्या था? पूर्ण स्वराज की मांग, नमक कानून का विरोध। ठीक है। अब आप देखोगे गांधी जी ने नमक यात्रा क्यों शुरू की? तो नमक कानून को समाप्त करने के लिए। और नमक ही क्यों चूज किया, ये अलग प्रश्न है। तो यहां से दो प्रश्न बनते हैं और बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, इसको ध्यान से समझ लेना है आप। ठीक है ना। अब देखो, अब विभिन्न वर्गों की प्रतिक्रिया क्या रही। तो किसान लगान में राहत चाहते थे, व्यापारी विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार कर रहा था, महिलाएं आंदोलन में सक्रिय भागीदारी इनकी रही क्योंकि ये भी अपना अधिकार चाहती थी, दलित सामाजिक एवं राजनीतिक अधिकारों की मांग कर रहे थे, मुस्लिम प्रारंभ में समर्थन, बाद में मतभेद हो गया, मुस्लिम जो है अपनी अलग मांग कर रहे थे। ठीक है। और अंततः आप देखोगे कि हमारा देश क्या हुआ? दो भागों में बंट भी गया। और लास्ट में एक टॉपिक आता है सामूहिक एकता की भावना। तो सामूहिक एकता के लिए क्या जो है किया क्या गया? भारत माता का चित्र बनाया गया। आप देखोगे फ्रांस में हमने पढ़ा और जर्मनी में पढ़ा कि जर्मनी की देवी जर्मेनिया के रूप में उनको बनाया गया, फ्रांस की देवी को मारियान के रूप में बनाया गया। मतलब एक देश को व्यक्ति के रूप में चित्रित कर दिया गया, इसी को राष्ट्र का रूपक कहा गया था। ऐसे ही आप देखोगे भारत माता की छवि को किसने बनाया? उनका नाम था अवनींद्रनाथ टैगोर। ध्यान से समझना, अवनींद्रनाथ टैगोर ने बनाया। तो पहली बार जब इन्होंने भारत माता की छवि को बनाया था तो उनको किसके रूप में दिखाया गया था? सन्यासिनी के रूप में दिखाया गया था। बाद में आप देखोगे वर्तमान समय में विभिन्न प्रकार की तस्वीरें आपको देखने के लिए मिलेंगी। तिरंगा झंडा, तो इसका हमारा अपना लंबा इतिहास रहा है। वंदे मातरम गीत किसने लिखा? इसको लिखा बंकिम चंद्र चटर्जी ने। यहाँ सबसे प्रश्न आता है। ठीक है। बंकिम चंद्र चटर्जी ने इसको लिखा। ठीक है। और किस उपन्यास में लिखा था? तो इनका एक उपन्यास था आनंद मठ, उसमें ये शामिल भी है। ठीक है, ध्यान रखना। और लोकगीत एवं लोक कथाओं के माध्यम से राष्ट्रीय एकता को जागृत किया गया, भारत की गौरवशाली इतिहास लिखा गया भारत का। ठीक है ना। तो ये सारी इंसिडेंट और इवेंट आप देखोगे जो इस पूरे चैप्टर में शामिल है। अब अगर पूरे चैप्टर का आप रिवीजन करना चाहो तो इस माइंड मैप का स्क्रीनशॉट ले लेना, यहाँ से आप प्रॉपर और अच्छे से आप रिवीजन कर सकते हो विद इन 1 मिनट। ठीक है ना। तो अगर आपने क्लास देखी होगी, आपको पीडीएफ चाहिए होगा तो विद्याकुल ऐप में पीडीएफ मिलना है। अगर आपको बहुत डिटेल में पढ़ना है तो विजय रिलोडेड में आना है। अभी तो शायद कुछ आपको डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो जल्द मिलते हैं अगली क्लास में अगले वीडियो के साथ।